हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शायन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर। एंड आज एक न्यू वीडियो के साथ जो है, न्यू मॉर्निंग के साथ जो है, न्यू वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो है, हमने जैसे कि कल या फिर पहले वीडियो में जो है हमने आधा छोड़ा हुआ था टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। और फिर जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके डिटेल्स में देखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख रहे होंगे मेटाबॉलिज्म, कॉन्जुगेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आगे की तरफ जो है हम ऐसे ही फर्दर जो है मूव कर रहे होंगे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने कल देख लिया था, और आज जो है टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाकी था। अब उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। यहाँ पे बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एंड ट्रू रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और स्पोरुलेशन जो है कॉनिडिया एंड जूस्पोर के अंदर जो है ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, बाइनरी फिजन जो है वो ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर हो गया, एनाबिना के अंदर हो गया, यूग्लेना के अंदर हो गया, पैरामीशियम के अंदर हो गया। ये सब के अंदर जो है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बडिंग जो है वो हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन जो है वो मेनली जो है फंगी, जैसे कि राइजोपस के मेनली जो है, मेनली मींस फंगी के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेनली जो है वो राइजोपस के अंदर जो है देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है मल्टीसेलुलर फिलामेंटियस एल्गी जो है प्रेजेंट है। मींस मल्टीसेलुलर का मतलब है मोर देन वन सेल्स, एंड फिलामेंटियस एल्गी का मतलब है मींस फिलामेंट्स के, मींस उसका स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट होता है, मींस धागा धागा सा जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। और एल्गी है, इसीलिए जो है उसका नाम कहा गया है मल्टीसेलुलर फिलामेंटियस एल्गी जो है कहा गया है। ठीक है, उसके बाद स्पाइरोएरा, यूरोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में मोजेस के अंदर, मोजेस जो कि एक ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। मोजेस ब्रायोफाइट के अंदर एक मोजेस होता है। वो मोजेस के अंदर जो है प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ मोजेस के अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और फिर अब ट्रू रीजनरेशन जो होता है वो प्लेनेरिया के अंदर मेनली देखने को मिलता है ना। मीन्स एक सीधा सा किसी एक ऑर्गेनिज्म से जो है पूरा का पूरा एक मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रीजनरेट हो जाए, उसी को कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, और उस पर स्पोरुलेशन जो कि कॉनिडिया एंड जूस्पोर के अंदर देखने को मिलता है। जूस्पोर के अंदर जो है मेनली एसेक्सुअल, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। एंड कॉनिडिया के अंदर मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो फंगी के अंदर देखने को मिलता है ना। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि बडिंग कैसा होता है। बडिंग जो है एक किसी ऑर्गेनिज्म से एक छोटा सा बड टाइप का, जैसे कि फ्लावर में बड होता है वैसे ही बड टाइप का जो है यहाँ पे बड निकलेगा, और उस एक बर्ड से जो है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है रिजनरेट हो जाने को कहते हैं बडिंग। एंड फ्रेगमेंटेशन मीन्स किसी एक ऑर्गेनिज्म से कोई एक टुकड़ा जो कि फ्रेगमेंट जो है टूट के अलग हो जाए, और फिर उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है जन्म हो जाए या फिर जो है ग्रो कर जाए, उसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन से। ट्रू रीजनरेशन मीन्स पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म से जो है नया ऑर्गेनिज्म बजाना, ट्रू रीजनरेशन। एंड बाकी जो है यहाँ पे स्पोरुलेशन से, स्पोर्स का फॉर्मेशन के हेल्प से जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, या फिर जो है कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने को कहते हैं हम यहाँ पे स्पोरुलेशन। ठीक है, तो इन्हीं सब बातें को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं, है ना, वो लिख लेते हैं एक बार। तो टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे टोटल जो है 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना, तो दिख नहीं रहा था, अभी अभी दिख रहा होगा शायद से कि टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, देयर आर 5 टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या क्या है उसका नाम एक बार लिख लेते हैं। टोटल 5 टाइप के हैं यहाँ पे। बडिंग होगा, उसके बाद जो है बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड
ट्रू रिजनरेशन, एंड बाकी यहाँ पे जो है स्पोरुलेशन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है तो बाइनरी फिजन, यहाँ पे BINARY बाइनरी फिजन। उसके बाद जो है यहाँ पे होगा बडिंग, है ना, BUD बडिंग। एंड फिर उसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन, एंड यहाँ पे जो है फिर उसके बाद ट्रू रिजनरेशन, एंड फिर यहाँ पे स्पोरुलेशन जो है वो होगा। स्पोरुलेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद जो है ट्रू रिजनरेशन, एंड फिर यहाँ पे स्पोरुलेशन जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टोटल 5 टाइप के हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्रू रिजनरेशन एंड स्पोरुलेशन जो है वो है। अब ये बाइनरी फिजन जो है ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, वो लिख लेते हैं। सीन इन ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और फिर जो है बडिंग, जो कि एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे एक बार बडिंग लिख लेता। बडिंग जो है सीन इन हाइड्रा के अंदर एंड ईस्ट के अंदर, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा इन ईस्ट। एंड फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ पे जैसे कि फंगी हो गया, फंगी बोला था मैंने, FUNGI फंगी। फंगी के अंदर मेनली जो है राइजोपस जो है उसके अंदर देखने मिलता है, राइजोपस के अंदर देखने मिलता है। एंड बाकी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी के अंदर देखने मिलता है, मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस FILAMENTOUS फिलामेंटस एल्गी के अंदर देखने मिलता है, ALGAE एल्गी के अंदर देखने मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखने मिलता है स्पाइरोगायरा, यूरोट्रिक्स एंड क्लेडोफोरा के अंदर देखने मिलता है, स्पाइरोगायरा, गायरा, यूरोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। अच्छा, और ये सब चीज़ जो है हम यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर जो है डिटेल्स में जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पाइरोगायरा कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, यूरोथ्रिक्स कैसा होता है, एंड क्लेडोफोरा जो है वो कैसा होता है, वो सब चीज़ जो है देखेंगे, है ना। प्लांट किंगडम के अंदर जो है वो सब देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रू रिजनरेशन जो है सीन इन जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर देखने होता है, प्लेनेरिया के अंदर देखने मिलता है। उसके बाद जो है स्पोरुलेशन जो है यहाँ पे सीन इन ज़ूस्पोर एंड कॉर्नेलिया के अंदर देखने मिलता है ना। तो सीन इन यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, एरो देके, ज़ूस्पोर एंड कॉर्नेलिया के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ज़ूस्पोर जो है यहाँ पे जो है मोस्ट, मैंने बताया था लाइन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर जो है वो फंगी एल्गी के अंदर देखने मिलता है यहाँ पे ज़ूस्पोर के अंदर। तो यहाँ मीन्स ये जो एक लाइन है जो NCERT में लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल इन एल्गी एंड यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर सीन इन फंगी, है ना। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर इन फंगी, फंगी के अंदर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी फिजन का एग्जांपल मैंने लिखा था सर, है ना। तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा, एमीबा,
पैरामीशियम एंड यूग्लेना। ये सब जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है इस ये जो एग्जांपल लिखा है बहुत ही डिटेल्स में जो है हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ये सब एग्जांपल जो है याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन का, बडिंग का होगा, ये हाइड्रा एंड ईस्ट जो है ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन में जो कि स्पाइरोगारा, यूट्रिक्स, क्लेडोफोरा, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी एंड फंगी के अंदर देखने को मिलता है, राइजोपस के अंदर। एंड बाकी ट्रू रीजनरेशन जो कि प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है, सीनिन एंड स्पोरुलेशन जो कि सीनिन है, जूस्पोर एंड कॉनिडिया के अंदर, जो कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जो कि एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। एंड बाकी मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जो कि फंगी में, कॉनिडिया वाले में जो है देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ कि यहाँ पे जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो है एक मोजेस होता है, उसके अंदर भी जो है देखने को मिलता है। मोजेस के अंदर जो है स्टेज होता है प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है ये एक स्टेज जो है हो रहा होता है। तो उस स्टेज के बीच में जो है ये एक चीज़ जो है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो हम देख रहे होते हैं या भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ कि यहाँ पे मोजेस के अंदर देखने को मिलता है, MOSS मोजेस, जो कि एक ब्रायोफाइट के अंदर जो है आता है, जी है ना, ब्रायोफाइट के अंदर आता है। एंड मेनली जो है प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस स्टेज में जो है देखने को मिलता है ना, ऐसे लिख देता हूँ, मेनली सीन इन प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस ना, प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस जो है वो देखने को मिल रहा होता है। मेनली सीन इन प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस स्टेज में जो है वो देखने को मिलता है, स्टेज जो है उसके अंदर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर उसे हम नहीं कहते, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि वो जो है देखने को मिलता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग के अंदर जो हम देख ही सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जो है कैसे देख सकते हैं सर आप ये एक बार बताइए। तो हाँ ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि नॉन लिविंग के अंदर मीन्स नॉन लिविंग के अंदर हम रिप्रोडक्शन नहीं देख रहे होते, मीन्स यहाँ पे लिविंग ही जो है वो एक नॉन लिविंग की तरह जो है बिहेव करना शुरू कर देता है। कैसे, जैसे कि अगर देखने को मिल जाए, देखने मीन्स हम देख सकते हैं कि एक म्यूल जो होता है, एक एनिमल है जो कि डोंकी एंड हॉर्स के फ्यूजन से जो है यहाँ पे वो बनता है, जिसके कारण जो है वो जो कि स्टेराइल होता है, जिसके कारण वो फर्दर जो है अपना यंग वन को जो है बर्थ नहीं दे सकता। इसी कारण जो है उसे जो है हम मीन्स कह सकते हैं कि वो लिविंग होने के बावजूद भी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर कर सकता भी है तो वो रिप्रोड्यूस करके जो है यंग वन को जो है बर्थ नहीं दे सकता, ठीक है। और वैसे ही जैसे ह्यूमन कपल में जो है, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जैसे कि आप जानते हैं आजकल, है ना, कि जिसका जैसे कि जो इनफर्टाइल होता है या फिर कोई भी कारण से हो सकता है, कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है स्टेरिलिटी का रीज़न। एंड उसके कारण जो है लिविंग ह्यूमन होने के कारण मीन्स होते हुए भी जो है वो रिप्रोड्यूस करके जो है बच्चे पैदा नहीं कर सक रहे हैं, मीन्स स्टेराइल हो गए हैं, इसी कारण मीन्स न्यू बर्थ नहीं दे पा रहे यंग वन को, है ना। तो इसीलिए यही जो है एनसीईआरटी में बात बताया गया है कि डिफाइनिंग फीचर इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, मीन्स डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर दोनों में के अंदर देखने मिलता है, इसलिए इसे जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर जो है रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इसी चीज़ को जो है एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और एक जैसे कि मीन्स वर्कर हनी बी जो होते हैं, वो फीमेल वर्कर हनी बी वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते, ओनली जो है रानी हनी बी जो है वो ही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे जो है वर्कर हनी बी जो है, फीमेल वर्कर हनी बी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ओनली वो वर्क कर रहे होते हैं, बाकी रानी हनी बी ही जो है बस वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसी बात को जो है एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन is not a defining feature
ड्यू टू इट इज सीन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन के अंदर जो है देखने को मिल रहा होता है ना। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ड्यू टू दिस इज सीन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पे जो है एग्जांपल जो कि एग्जांपल जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था म्यूल, म्यूल जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो म्यूल जो है जो कि यहाँ पे हॉर्स प्लस डोंकी के जो है फ्यूजन से जो है म्यूल बन रहा होता है, जो कि ये एक स्टेराइल होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन फर्टाइल ह्यूमन कपल और उसके बाद जो है यहाँ पे वर्कर हनी बी, फीमेल वर्कर हनी बी, फीमेल, ये फीमेल का सिंबल जो है मैंने ऐसे दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और फीमेल वर्कर हनी बी है ना, ओनली जो है रानी हनी बी जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बाकी वर्कर हनी बी जो है वो ओनली काम कर रहे होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बता दिया, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड वर्कर हनी बी जो है ये एक एग्जांपल है, जो कि जो है स्टेरिलिटी के कारण जो है ये रिप्रोड्यूस जो है नहीं कर सक रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे चीज़ जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने नहीं बताया था कि मेटाबॉलिज्म आर कैटलाइज बाय बायोलॉजिकल एंजाइम, है ना। मेटाबॉलिज्म जो है कभी भी कैटलाइज मीन्स जो है वो कैटलिस्ट मीन्स समझते हो ना, कि कैटलिस्ट मतलब कि जो प्रोसेस को इफिशिएंट बना दे या फिर जो है प्रोसेस को स्पीड अप कर दे, उसी को कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एंजाइम जो है वो कैटलाइज्ड होता है, कैटलाइज्ड बाय मीन्स मेटाबॉलिज्म, सॉरी बाय मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटलाइज्ड बाय बायोलॉजिकल एंजाइम, कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम होगा शरीर के अंदर जिसके कारण जो है वो कैटलाइज होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जितना भी हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करने के लिए कोई बायोलॉजिकल एंजाइम होगा हमारे शरीर के अंदर या फिर जो है कहीं भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो जो है कैटलाइज करेगा बायोलॉजिकल एंजाइम। तो ये बात लिख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज catalyzed by biological enzyme। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज कैटलाइज्ड बाय बायोलॉजिकल एंजाइम। हाँ, तो और तो दूसरा जो है यहाँ पे क्या बोला था, इन विवो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं कि इन विवो कंडीशन क्या होता है, इन विट्रो कंडीशन क्या होता है। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, PROCES प्रोसेस ऑकर, या फिर जो है रिएक्शन ऑकर, उसे इन विवो कंडीशन कहेंगे। और इन विट्रो कंडीशन कहेंगे मीन्स outside the body process occur। ठीक है, तो इन विवो कंडीशन होता है मीन्स इनसाइड द बॉडी एनी प्रोसेस इज ऑकरिंग, देन इट इज कॉल्ड एज इन विवो कंडीशन। एंड इन विट्रो कंडीशन व्हेन द एनी प्रोसेस ऑकरिंग आउटसाइड द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है मैंने एक चीज़ कहा था कि मीन्स मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन विट्रो कंडीशन मीन्स जो है आउटसाइड द बॉडी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि हम अगर एंजाइम दे दे या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो है कोई केमिकल दे दे, उसके साथ जो है एक एंजाइम दे दे, तो वहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है ना, तो उस चीज़ को भी जो है हम लिख लेते हैं एक बार। तो इस बात को एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कैन मेटाबॉलिज्म ऑकर इन विट्रो परफॉर्म इन विट्रो कंडीशन, तो वहाँ पे लिखेंगे यस, है ना। तो एक क्वेश्चन से जो है इस चीज़ को जो है समझते हैं कि कैन मेटाबॉलिज्म ऑकर
इनसाइड और या फिर इन विट्रो कंडीशन, तो ये चीज़ का आंसर है जैसे कि यहाँ पे यस, और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट, है ना। तो इफ बायोलॉजिकल एंजाइम या एंजाइम आर प्रेजेंट, ठीक है। एक अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ जैसे कि ये एक जैसे कि कोई कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब है, जैसे कि मान लो कुछ भी है, अगर मैं इसके अंदर एंजाइम लिख दूँ, अगर इसके अंदर जो है एंजाइम दे दूँ, मैं प्रोवाइड कर दूँ, जैसे ENZYME एंजाइम अगर दे दिया, तो ये जो है ये एक आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर जो है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इस चीज़ को कहेंगे हम। अगर इसके अंदर जो है रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को कहेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म होगा वो इस कंडीशन को डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, METABOLIC मेटाबॉलिक रिएक्शन, REACTION रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम इसे कह रहे होंगे, ठीक है। और बाकी जो कि ये एक इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, DITN कंडीशन में हो रहा है, या फिर जो है हम इसे कह सकते हैं कि सेल फ्री सिस्टम हो रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर हो नहीं रहा, सेल के बाहर हो रहा है ना। किसी एक सेल है, सेल के बाहर जो है ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो है सेल फ्री सिस्टम, इन ए सेल फ्री सिस्टम, ये जो है सेल फ्री सिस्टम जो है हम इसे सिस्टम जो है कहेंगे, या फिर जो है हम इसे कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे लैब कंडीशन में जो है काम हो रहा है, ये लैब कंडीशन में काम हो रहा है ये, तो है ना। तो ये जो है इन विट्रो कंडीशन कहेंगे, या सेल फ्री सिस्टम कहेंगे, या फिर लैब कंडीशन यहाँ पे कहेंगे, जो है हम ये तीन चीज जो है कह सकते हैं। या फिर जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम इस मीन्स पूरे प्रोसेस को जो है हम एक कहेंगे ये एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मीन्स आइसोलेट किसी एक अलग चीज में आइसोलेटेड होने के बाद जो है यहाँ पे एंजाइम प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता, ठीक है। तो मैंने जो है ये लाइन लिख दिया है नोट बना के कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन द सेल फ्री सिस्टम, नाइदर ए लिविंग नॉर ए नॉन लिविंग थिंग, but surely it is a living reaction because this type of reaction seen only in a living, है ना। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने ये बताया, ये चीज़ जो है ये एक टेस्ट ट्यूब या फिर कुछ भी कंटेनर है, इसके अंदर एंजाइम दे दिया, तो इसमें जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को जो है मैंने कहा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। ये इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, या फिर सेल फ्री सिस्टम में हो रहा है, या फिर लैब कंडीशन के अंदर जो है हो रहा है। इसी कारण जो यहाँ पे बताया गया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन तभी ऑकर होगा, तभी होगा जब वो सेल फ्री सिस्टम, ये जो है एक सेल फ्री सिस्टम है, मीन्स सेल फ्री सिस्टम में जब वो होगा तभी जो है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा। और चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, यहाँ पे लिखा है ना नाइदर ए लिविंग नॉर ए नॉन लिविंग थिंग, है ना। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये जो है एक लिविंग रिएक्शन ही है, चाहे वो सेल फ्री सिस्टम में हो, चाहे वो उसे कहें हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, चाहे वो सेल फ्री सिस्टम हम कहें, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये श्योरली इट इज़ ए लिविंग रिएक्शन। इसीलिए जो है चाहे इसे सेल फ्री सिस्टम में करें, चाहे जो है इनसाइड द, चाहे ये टेस्ट ट्यूब में करें, चाहे जहाँ भी करें एंजाइम देके, वो एक उसे हम नॉन लिविंग ही मानेंगे, क्योंकि ये एक रिएक्शन जो प्रोसेस हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, हमेशा से हर बार जो देखते आते हैं वो लिविंग के अंदर ही देखने को मिलता है। इसी के आ रहे हैं कहा गया है, एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन ए सेल फ्री सिस्टम एंड नाइदर ए लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड बट श्योरली इट इज ए लिविंग रिएक्शन बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सीन ओनली इन ए लिविंग के अंदर ही जो है देखने को मिलता है। तो यही मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ तक जो है होता है। जैसे कि मैंने कैरेक्टर्स बताया था, 5 कैरेक्टर्स होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्जिक्वेंसेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेटाबॉलिज्म का जितना भी अभी तक मैंने बताया इतना है, और इसीलिए जो है मेटाबॉलिज्म को जो है हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये एक बात, और एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे एक जो है बॉक्स बना के लिख देते हैं
कि मेटाबॉलिज्म इज ए METABOLISM, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग DFINI डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये चीज़ जो है होता है ना। तो ये एक मीन्स यही हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और उसके बाद जो है इसके बाद जो है अब हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है रब करता हूँ। अच्छा, तो अभी लिख लेते हैं कि यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन is not considered as defining feature, not considered as defining feature due to some living organism cannot reproduce, can't reproduce। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल, जैसे कि म्यूल हो गया एंड ह्यूमन कपल हो गया, एंड यहाँ पे एक और एक एग्जांपल मैं बोलना भूल गया था, जैसे कि वर्कर हनी बी जो होता है वो भी जो है स्टेराइल होता है ना, क्योंकि वर्कर हनी बी जो होता है वो जनरली जो है फीमेल हनी बी होता है और वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना, नहीं करती है वो हनी बी, वर्कर हनी बी। जैसे कि ग्रोथ कर लिया हम लोग ने, रिप्रोडक्शन कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर लिया, अब यहाँ पे जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया कि नाम से ही पता चल रहा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो है एक मीन्स वे है ना कि सेल्स जो है, सेल से मिल के जो है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना है वो इस चीज़ में जो है हमें पता चलेगा, है ना। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है मीन्स सेल का क्या क्या जो है एक सीक्वेंस रहने वाला है वो चीज़ जो है इसमें बताएंगे। जैसे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, जब बहुत सारे पता है हमें कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कोई भी एक चीज़ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स जो होता है, जो कि मीन्स हम जिसे देख भी नहीं सकते, उस बहुत सारे एटम से मिलके जो है एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल से जो है मिलके सब सेल्यूलर लेवल बनता है, सब सेल्यूलर लेवल से जो है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी बनते हैं, लिविंग थिंग्स भी बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मा आ जाएगा, है ना, या फिर जो है सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएगा। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो कि पता है, नॉन लिविंग थिंग्स हमें जैसे कि पता है टेबल चेयर ये सब जो है वो सब सेल्यूलर लेवल जो है वो अलग चला जाएगा, और जैसे कि नॉन लिविंग थिंग इधर चला जाएगा और लिविंग थिंग यहाँ पे। लिविंग थिंग्स के अंदर जो है अब क्या आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मा देखने को मिलेगा, सेल ऑर्गेनेलिज्म देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे उस लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमने लिविंग थिंग्स देखा, अब लिविंग थिंग्स जो है वहाँ पे सेल्यूलर लेवल हो गया, मीन्स सबसे पहले एटम हुआ, एटम से मिलके बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बना जो कि सब सेल्यूलर लेवल से जो है मिलके बना यहाँ पे एक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स जो है यहाँ पे सेल्यूलर लेवल बना के एक सेल मीन्स एक लेवल आएगा सेल्यूलर लेवल से आ जाएगा, फिर टिश्यू लेवल, फिर टिश्यू लेवल मीन्स टिश्यू सिस्टम बनेगा, मीन्स बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है एक टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, और टिश्यू सिस्टम जो है मिलके बनाएगा एक ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन जो है मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम। एंड पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे मीन्स हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन के सिस्टम्स है, जैसे कि इस ऑर्गन का अलग काम है, इस ऑर्गन का अलग काम है, जैसे कि ये हैंड का अलग काम है, लेग का अलग काम है, हेड का अलग काम है ना।
हार्ट का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है ना, किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है ना। तो सब चीज़ का जो है अलग अलग, हर ऑर्गन का जो है हमारा शरीर के अंदर जितना भी ऑर्गन्स है वो सबके जो है अलग अलग काम होते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पे बताया ना कि एटम से मिलके बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बना है सब सेलुलर लेवल, सब सेलुलर लेवल से मिलके बना है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग चीज़ जैसे कि साइटोप्लाज्मा एंड यहाँ पे सेल ऑर्गेनीज, और सेल ऑर्गेनीज या साइटोप्लाज्मा से मिलकर बना है एक सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल से मिलकर बना है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है टिश्यू सिस्टम बनाया है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बना है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ढांचा खड़ा कर दिया है। इसीलिए जो है कहा गया है एक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बताया गया है। और ये जो है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था या फिर पहले जो है हमें जाना था कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस और यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है ये सब जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइन कर रहा होता है। मीन्स ये सब चीज़ें जो है बस लिविंग के अंदर ही जो है हम देखने को मिलता है हमें ये सब चीज़ें है ना। तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू जो होता है, मीन्स एक किसी टिश्यू है बहुत एक मीन्स एक सिंगल टिश्यू जो है मीन्स पूरा पूरा सेल का फंक्शन जो है काम नहीं, मीन्स जैसे कह सकते हैं कि एक टिश्यू है मीन्स बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है एक टिश्यू सिस्टम बनाएगा और उस टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनाएगा। वैसे ही जो एक सिंगल सेल जो है कोई अकेला सिंगल सेल जो है कोई अकेला मीन्स हमारे अंदर जो है एक जैसे कि हम तो सेल से मिलकर बने हुए, तो कोई एक सिंगल सेल मेरा अगर है तो वो जो है मेरे सारे फंक्शन नहीं कर लेंगे है ना। तो इसको कोई एक सेल को कुछ एक फंक्शन करने के लिए बहुत सारे सेल मीन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल जो या फिर बहुत सारे सेल मिलके जो है कोई एक मेरा जो है शरीर के अंदर जो है कोई फंक्शन जो है प्रोसेस करेगा, तभी जाके जो है मेरे शरीर के अंदर जो है कुछ प्रोसेस होगा। वरना जो है एक सिंगल सेल जो है वो अकेला मेरे शरीर में जो है प्रोसेस कोई नहीं कर सकता है ना। तो यही बोला गया है कि मिल के जो है कॉन्स्टिट्यूट होके मीन्स जो कि बहुत सारे सेल का कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूट होके जो है एक फंक्शन को जो है परफॉर्म किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर जो है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर है ना। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स जो होता है वो ना प्रेजेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल है ना। वही सेल ऑर्गेनिल जो है कोई कॉन्स्टिट्यूट मीन्स सिंगल एक किसी मॉलिक्यूल से नहीं बना है, वो भी जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके जो है सेल ऑर्गेनेल्स बनाया है। जैसे कि टिश्यू के बारे में बताया है ना, टिश्यू कैसे बना है, टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। वैसे ही जो है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। सीधे भाषा में बोलूँ तो यही है कि बहुत सारे टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, और फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। उसके बिना जो है ये काम अधूरा है। ठीक है, बस इतना ही बताया गया है। और बस यही बोला गया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बस एनसीईआरटी में यही जब लिखा हुआ है तो इसे चीज़ को जो है अब लिखते हैं है ना। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि एटम है, एटम से मिलके बना है एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके बना है सब सेलुलर लेवल, और सब सेलुलर लेवल से मिलके बना है यहाँ पे जैसे मैंने बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग बना है ना। तो नॉन लिविंग एंड यहाँ पे जो है लिविंग बना है ना। और लिविंग जैसे कि लिविंग के अंदर अब हम कैसे कहेंगे कि लिविंग वो चीज़ लिविंग है क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्मा होगा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, इसी कारण जो हम उसे लिविंग कहेंगे। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा एंड सेल ऑर्गेनेल्स GANELLES ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड बाकी लिविंग, अब लिविंग है तो यहाँ पे ये एक मीन्स ये क्या था, एटम से मॉलिक्यूल से सब सेलुलर लेवल, अब सब सेलुलर लेवल लिविंग बन गया मीन्स वहाँ पे सेलुलर लेवल हो गया होगा जरूर है ना। तो ये जो है सेलुलर लेवल है, CELLULAR सेलुलर लेवल हो गया है। और सेलुलर लेवल से मिलके बना है अब टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलके बनाए हैं टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू, अब टिश्यू बहुत सारे मिलके बनाया है टिश्यू सिस्टम है ना। तो टिश्यू सिस्टम बनाया है, और टिश्यू सिस्टम जो है मिलके बनाया है एक सीधा ऑर्गन है ना। तो ये एक ऑर्गन बनाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलके बनाए हैं एक ऑर्गन सिस्टम, एंड ORGAN ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके पूरे ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा मिलके बनाए हैं पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है एक ढांचा खड़ा कर दिया है ना। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनाया है ऑर्गेनिज्म, ORGANISM
ऑर्गेनिज्म जो है पूरा का पूरा खड़ा कर दिया। तो एक एटॉमिक लेवल, ये जो है ये एटॉमिक लेवल है ना, ये एटॉमिक लेवल है, ये मॉलिक्यूलर लेवल है, MOLECULAR मॉलिक्यूलर लेवल है, ठीक है। और ये जो है सब सेलुलर लेवल है, ये सेलुलर लेवल है, ये टिश्यू लेवल है, टिश्यू सिस्टम लेवल है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बन गया है ना। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया कि देखो मैं बताता हूँ, जैसे एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनकर बना है सब सेलुलर लेवल, और सब सेलुलर लेवल जो है यहाँ पे एक मिनट, सब सेलुलर लेवल जो है वो लिविंग बनाया, एंड यहाँ पे जो है ये नॉन लिविंग बनाया। और नॉन लिविंग जो है लिविंग बना दिया, मीन्स इसका मतलब है कि ये एक सेलुलर लेवल बना दिया है। और सेलुलर लेवल अगर बना दिया है तो इसका मतलब है कि वो टिश्यू बना दी चुका है, और बहुत सारे मिलके जो है टिश्यू बना चुका है, और टिश्यू बहुत सारे मिलके जो है कि टिश्यू सिस्टम पूरा का पूरा खड़ा कर दिया है। टिश्यू सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत सारे मिलके जो है एक ऑर्गन बना दिया गया है, और ऑर्गन सिस्टम जो है ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है बना दिया है। मीन्स वैसे ही जैसे मैंने बताया कि सेल्यूलर लेवल बहुत सारे, जैसे कि सब सेल्यूलर लेवल जो है लिविंग थिंग मीन्स साइटोप्लाज्मा सेल ऑर्गेनीज जो है, बहुत सारे साइटोप्लाज्मा एंड सेल ऑर्गेनीज मिलके जो है एक सेल्यूलर लेवल, मीन्स वो कहाँ से बना है, सब सेल्यूलर लेवल से बना है। मीन्स बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जब मिल गए तो उससे जो है ये साइटोप्लाज्मा बन गया, है ना, ये साइटोप्लाज्मा बन गया, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनील्स बन गया। एंड उसी के बाद बहुत सारे टिश्यू जब मिल गए तो वो जो है एक ऑर्गन बना दिया, है ना, तो इसी से एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, है ना। तो और एक चीज है कि एनसीईआरटी में यही इतना ही चीज बस बताया गया, इतना भी नहीं बताया गया, बस शॉर्ट में बता दिया गया है। ये मैं डीप में थोड़ा बताया हूँ और ये जरूरत भी है जानना सभी को। और एक और एक इम्पोर्टेंट चीज कि सेल्यूलर लेवल इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म मैंने लिख दिया है, ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे, है ना, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और दो लाइन लिखूंगा, मैं डायरेक्टली उस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है ये दो लाइन लिख दिया है, एंड ये दो लाइन जो है इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने जो समझाया ऊपर में कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रॉपर प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल बट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन देम। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो जो है प्रेजेंट होता है, मीन्स वो तभी प्रेजेंट होगा जब जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल, मीन्स बस मॉलिक्यूल के रहने से जो है अराइज नहीं होगा, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से मिलके जो है एक दूसरे से जो है एक प्रॉपर्टी बनेगा टिश्यू का, मीन्स एक पूरा का पूरा टिश्यू बनेगा, है ना, यही सीधा बात है। और प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल ऑर्गेनेल्स, मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर्टी जो है नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल बट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन देम। मीन्स किसी एक मॉलिक्यूल के होने से जो है बस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बन जाता, वो जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से मिलके जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से मिलके जो है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसका प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होगा तभी जाके, है ना, ठीक है। वैसे ही जो है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे टिश्यू का प्रॉपर्टी जो है वो, टिश्यू का प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट तब तक नहीं होगा जब तक जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो ठीक है, यहीं तक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहीं तक है। एनसीईआरटी में तो इससे भी कम है, लेकिन मैंने जो है और डिटेल में बताया है। यही चीज़ है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब सेल्यूलर लेवल है, सब सेल्यूलर लेवल से नॉन लिविंग, लिविंग, और लिविंग से जो है सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से जो है यहाँ पे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म जो है पूरा का पूरा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यहीं तक है। आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि कॉन्सिक्वेंसेस है उसको जो है देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे कि ग्रोथ हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, अब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन इनसाइड आवर बॉडी एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज ए मेटाबॉलिज्म, एंड मीन्स वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और उस पूरे फिनोमेना को जो है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यही एक एनसीईआरटी में जो है लाइन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। उसका आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आंसर है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इन, और तो it is called as a metabolic reaction, and the phenomena it is called as a metabolism, and metabolism जो है living
के अंदर ही देखने को मिलता है, नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और बाकी जो है मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है यहाँ पे। तो कैटाबॉलिज्म नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कैटाबॉलिज्म मीन्स काट रहा है, मीन्स तोड़ रहा है, तोड़ने का काम है उसका कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म जो कि जोड़ने का काम है। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो होता है यहाँ पे बिगर मॉलिक्यूल से जो है तो काट के या तोड़ के जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदलता है, उसी को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि यहाँ पे डाइजेशन एग्जांपल हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या फिर जो है प्रोटीन से एमिनो एसिड में बदलने को कहते हैं। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है वहाँ चल रहा है। और फिर एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है कि वहाँ पे बन रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिल के। एनाबॉलिज्म का अब एग्जांपल है जैसे कि प्रोटीन से एमिनो एसिड से मिलके जो है प्रोटीन बना है, क्योंकि एनाबॉलिज्म मैंने बोला है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके एक बिगर मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें एमिनो एसिड से जो कि प्रोटीन का बनना है ना, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच का डिफरेंस होता है। और बाकी जो कि यही है मेटाबॉलिज्म, और यही है, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म जो होता है ओनली लिविंग के अंदर ही इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो है उसका कारण है कि वहाँ पे जो है एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जहाँ मीन्स प्रेजेंट है इसी कारण। लेकिन अगर हम मेटाबॉलिज्म जो है हम नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिल सकता है, अगर हम उसके अंदर मीन्स जैसे कि नॉन लिविंग के अंदर कैसे देखने को मिलेगा, अगर हम एंजाइम प्रोवाइड कर दे तो जो है वो नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है कि हम अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो रिएक्शन हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पे अगर हम कुछ एंजाइम रखें तो उसमें केमिकल रिएक्शन अंदर प्रोसेस होगा। लेकिन तब भी कहा गया है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि फिर भी हम इसे जो है एक लिविंग रिएक्शन ही मानेंगे, चाहे वो नॉन लिविंग के अंदर भी हो रहा है तब भी जो है उसको हम लिविंग रिएक्शन ही मानेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है ज़्यादातर केसेस में जो है ये लिविंग के अंदर ही देखने को मिलता है। नॉन लिविंग के अंदर जो है जैसे कि नॉर्मली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन जो है हम करते भी है, देखते भी है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यही है मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच का डिफरेंस और जो है क्या एक्सेप्शन है। और यहाँ पे हाँ, और एक चीज़ इन विवो कंडीशन और इन विट्रो कंडीशन, जैसे कि हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म नॉर्मली जनरली जो है मेटाबॉलिज्म जो है इन विवो कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इन विवो मीन्स इसका मतलब है इन विवो मीन्स इन मीन्स इनसाइड, और सॉरी इन मीन्स इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑल द रिएक्शन ऑकरिंग, एंड इन विट्रो कंडीशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द लिविंग बॉडी के बाहर जो है कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसी कहते हैं इन विवो कंडीशन कहते हैं। या फिर कोई भी प्रोसेस जो है अगर हो रहा है वहाँ पे तो इन विवो कंडीशन होता है, और या फिर इन विट्रो कंडीशन होता है। इन विवो कंडीशन इनसाइड द बॉडी, एंड इन विवो कंडीशन जो कि इनसाइड द बॉडी होता है, कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो उसे कहेंगे इन विवो कंडीशन। और इन विट्रो कंडीशन जो कि आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो है कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी जो है रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये दो डिफरेंस जो है हमें पता चल गया, इन विवो एंड इन विट्रो। एंड बाकी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हमें एक चीज़ पता चल गया। और बाकी जो है मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग के अंदर तो होता ही होता है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम जो है एंजाइम प्रोवाइड कर दे तो उसके अंदर भी जो है हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म जो है देख सकते हैं। लेकिन तब भी जो है एनसीईआरटी में यही लिखा गया है कि हम यही मानेंगे कि वो एक लिविंग रिएक्शन है और वो लिविंग के अंदर ही होता है। लेकिन वो जो है एक्सेप्शन है कि मीन्स एक्सेप्शन क्या है कि जो है बताया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि उसमें भी मेटाबॉलिज्म जो है देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसी बात को अभी हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करें। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे ऑल द chemical reaction occurring inside our body, then it is called as metabolic reaction or the
phenomenon is called as metabolism. मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स यहाँ पे, जैसे कि हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स होता है ना। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो गया एक, और एक कैटाबॉलिज्म हो गया। तो ये एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है क्या होता है, और कैटाबॉलिज्म जो क्या होता है। एनाबॉलिज्म जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल are formed with the help of by the smaller molecule मीन्स, या फिर ये डेफिनेशन से अच्छा जो है, इससे और अच्छा डेफिनेशन जो है ये होगा होना चाहिए कि many smaller molecule combine to form बिगर मॉलिक्यूल, है ना। तो मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म एज अ बिगर मॉलिक्यूल, एंड कैटाबॉलिज्म के अंदर वही चीज होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये अच्छा रहेगा कि ब्रेक डाउन ऑफ बिगर molecule into smaller molecule एंड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, जैसे कि देखेंगे हम एमिनो एसिड से प्रोटीन बनना, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना यहाँ पे जो है प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना। और बाकी दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि रेस्पिरेशन, और फिर जो है डाइजेशन, है ना। तो ये सब जो है प्रोसेस जो है हो सकते हैं। तो ये हो गया, ये इसका एग्जांपल है। और एक यहाँ पे एक और एक एग्जांपल जो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो भी एक प्रोसेस है, मीन्स स्मॉलर मॉलिक्यूल से है जो मिलके जो है बिगर मॉलिक्यूल एक जो है बनता है। मीन्स जैसे कि वो हमारे लिए जो है, जैसे कि एक बड़ा चीज़ ऑक्सीजन जो है जैसे कि बना रहा है अलग अलग चीज़ से मिलके, है ना। तो वो भी एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एक इसका एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ये एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने बताया था इन विवो कंडीशन क्या होता है, इन विट्रो कंडीशन क्या होता है, उसको भी लिख लेते हैं, है ना। पहले इतना लिख सकते हैं। एक और एक चीज़ जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने नहीं बताया था कि मेटाबॉलिज्म आर कैटलाइज्ड बाय बायोलॉजिकल एंजाइम, है ना। मेटाबॉलिज्म जो है कभी भी कैटलाइज मीन्स जो है वो कैटलिस्ट मीन्स समझते हो ना, कि कैटलिस्ट मतलब कि जो प्रोसेस को इफिशिएंट बना दे या फिर जो है प्रोसेस को स्पीड अप कर दे, उसी को कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एंजाइम जो है वो कैटलाइज्ड होता है, कैटलाइज्ड बाय बायोलॉजिकल एंजाइम। कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम होगा शरीर के अंदर जिसके कारण जो है वो कैटलाइज्ड होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जितना भी हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करने के लिए कोई बायोलॉजिकल एंजाइम होगा हमारे शरीर के अंदर, या फिर जो है कहीं भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो जो है कैटलाइज करेगा बायोलॉजिकल एंजाइम। तो ये बात लिख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज
कैटेलाइज बाय बायोलॉजिकल एंजाइम। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज कैटेलाइज्ड बाय बायोलॉजिकल एंजाइम। तो दूसरा जो है यहाँ पे क्या बोला था, इन विवो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं कि इन विवो कंडीशन क्या होता है, इन विट्रो कंडीशन क्या होता है। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, PROCES प्रोसेस ऑकर, या फिर जो है रिएक्शन ऑकर, उसे इन विवो कंडीशन कहेंगे। और इन विट्रो कंडीशन कहेंगे मीन्स outside the body process occur। ठीक है, तो इन विवो कंडीशन होता है मीन्स इनसाइड द बॉडी एनी प्रोसेस इज ऑकरिंग, देन इट इज कॉल्ड एज इन विवो कंडीशन। एंड इन विट्रो कंडीशन व्हेन द एनी प्रोसेस ऑकरिंग इज आउटसाइड द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है, मैंने एक और एक चीज़ कहा था कि मीन्स मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन विट्रो कंडीशन मीन्स जो है आउटसाइड द बॉडी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि हम अगर एंजाइम दे दे या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो है कोई केमिकल दे दे, उसके साथ जो है एक एंजाइम दे दे, तो वहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है ना। तो उस चीज़ को भी जो है हम लिख लेते हैं एक बार। तो इस बात को एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि कैन मेटाबॉलिज्म ऑकर इन विट्रो परफॉर्म इन विट्रो कंडीशन। तो वहाँ पे लिखेंगे यस, है ना। तो एक क्वेश्चन से जो है इस चीज़ को जो है समझते हैं कि कैन मेटाबॉलिज्म ऑकर इनसाइड और या फिर इन विट्रो कंडीशन। तो ये चीज़ का आंसर है जैसे कि यहाँ पे यस, और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट, है ना। तो इफ बायोलॉजिकल एंजाइम या एंजाइम आर प्रेजेंट, ठीक है। एक अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ जैसे कि ये एक जैसे कि कोई कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब है, जैसे कि मान लो कुछ भी है। अगर मैं इसके अंदर एंजाइम लिख दूँ, अगर इसके अंदर जो है एंजाइम दे दूँ, मैं प्रोवाइड कर दूँ, जैसे ENZYME एंजाइम अगर दे दिया, तो ये जो है ये एक आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर जो है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इस चीज़ को कहेंगे हम। अगर इसके अंदर जो है रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को कहेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म होगा वो इस कंडीशन को डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, METABOLIC मेटाबॉलिक रिएक्शन, REACTION रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम इसे कह रहे होंगे। ठीक है, और बाकी जो कि ये एक इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, DITN कंडीशन में हो रहा है, या फिर जो है हम इसे कह सकते हैं कि सेल फ्री सिस्टम हो रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर हो नहीं रहा, सेल के बाहर हो रहा है ना। किसी एक सेल है, सेल के बाहर जो है ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो है सेल फ्री सिस्टम, इन ए सेल फ्री सिस्टम, ये जो है सेल फ्री सिस्टम जो है हम इसे सिस्टम जो है कहेंगे, या फिर जो है हम इसे कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे लैब कंडीशन में जो है काम हो रहा है, ये लैब कंडीशन में काम हो रहा है ये, तो है ना। तो ये जो है इन विट्रो कंडीशन कहेंगे, या सेल फ्री सिस्टम कहेंगे, या फिर लैब कंडीशन यहाँ पे कहेंगे, जो है हम ये तीन चीज जो है कह सकते हैं। या फिर जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम इस मीन्स पूरे प्रोसेस को जो है हम एक कहेंगे ये एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स आइसोलेट, किसी एक अलग चीज में आइसोलेटेड होने के बाद जो है यहाँ पे एंजाइम प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है ये लाइन लिख दिया है नोट बना के कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन द सेल फ्री सिस्टम, नाइदर ए लिविंग नॉर ए नॉन लिविंग थिंग, but surely it is a living reaction
बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सीन ओनली इन ए लिविंग, है ना। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने ये बताया, ये चीज़ जो है, ये एक टेस्ट ट्यूब या फिर कुछ भी कंटेनर है, इसके अंदर एंजाइम दे दिया, तो इसमें जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को जो है मैंने कहा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। ये इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है या फिर सेल फ्री सिस्टम में हो रहा है या फिर लैब कंडीशन के अंदर जो है हो रहा है। इसी कारण जो यहाँ पे बताया गया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन तभी ऑकर होगा, तभी होगा जब वो सेल फ्री सिस्टम, ये जो है एक सेल फ्री सिस्टम है, मीन्स सेल फ्री सिस्टम में जब वो होगा तभी जो है ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा। और चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, यहाँ पे लिखा है ना, नाइदर ए लिविंग नॉर ए नॉन लिविंग थिंग, है ना। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये जो है एक लिविंग रिएक्शन ही है, चाहे वो सेल फ्री सिस्टम में हो, चाहे वो उसे कहें हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, चाहे वो सेल फ्री सिस्टम हम कहें, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये श्योरली इट इज़ ए लिविंग रिएक्शन। इसीलिए जो है चाहे इसे सेल फ्री सिस्टम में करें, चाहे जो है इनसाइड द, चाहे ये टेस्ट ट्यूब में करें, चाहे जहाँ भी करें एंजाइम देके, वो एक उसे हम नॉन लिविंग ही मानेंगे, क्योंकि ये एक रिएक्शन जो प्रोसेस हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, हमेशा से हर बार जो देखते आते हैं, वो लिविंग के अंदर ही देखने को मिलता है। इसी के आ रहे हैं कहा गया है, एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन ए सेल फ्री सिस्टम एंड नाइदर ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and but surely it is a living reaction because this type of reaction seen only in a living के अंदर ही जो है देखने को मिलता है। तो यही मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ तक जो है होता है। जैसे कि मैंने कैरेक्टर्स बताया था, 4-5 कैरेक्टर्स होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्जिक्वेंसेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेटाबॉलिज्म का जितना भी अभी तक मैंने बताया इतना है, और इसीलिए जो है मेटाबॉलिज्म को जो है हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये एक बात, और एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे एक जो है बॉक्स बना के लिख देते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए METABOLISM, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग DFINI डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये चीज़ जो है होता है ना। तो ये एक मीन्स यही हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और उसके बाद जो है इसके बाद जो है अब हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है रब करता हूँ। तो ठीक है, यहीं तक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहीं तक है। एनसीईआरटी में तो इससे भी कम है, लेकिन मैंने जो है और डिटेल में बताया है। यही चीज़ है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब सेल्यूलर लेवल, सब सेल्यूलर लेवल से नॉन लिविंग, लिविंग, और लिविंग से जो है सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से जो है यहाँ पे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म जो है पूरा का पूरा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यहीं तक है। आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि कॉन्सिक्वेंसेस है उसको जो है देखेंगे। तो आज हमने जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है पढ़ा, और नेक्स्ट जो कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, और फिर न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।